बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज फैसिलिटीज लेआउट। ये बेसिकली प्लांट लेआउट की कुछ टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। उसमें हमारे पास आता है प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन लेआउट, फिक्स पोजीशन लेआउट। ये चार किस्म के लेआउट्स हैं। वैसे तो प्लांट लेआउट में कई टाइप्स होती हैं, ठीक है, लेकिन हमें चूंकि चार दी गई हैं तो हम इन चारों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट की कुछ खसूसियात यहाँ पे हम डिस्कस 10 के करीब की गई हैं और ये सारी पढ़ने के काबिल हैं, ठीक है, लेकिन हम कुछ पढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो कि प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं लेआउट क्या होता है। लेआउट किसी भी फर्म के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे बनाई जाएगी। अब देखें कुछ टाइप्स यहाँ पे आएंगी, मैं उनके आपको लेआउट्स दिखाता हूँ तो फिर आपको चीजें समझ आएगी। देखें एक प्रोडक्ट लेआउट है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल रिसीव हुआ, वॉशिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, स्लाइसिंग, डिहाइड्रेशन, कूलिंग, माइलिंग, सीलिंग, पैकेजिंग, डिस्पैच। किस चीज का है? प्रोडक्ट लेआउट डिहाइड्रेशन ऑफ टोमेटोज, ठीक है। टोमेटोज जो हैं उनकी डिहाइड्रेशन यानी कि उनको सुखा के तो जब पैक करके बेचा जाता है, ठीक है, ये उसका है। पाकिस्तान में तो खैर इसका इतनी नहीं है टमाटो वगैरह सुखाने का रुझान, लेकिन दूसरी कंट्रीज में है। तो ये उसका एक लेआउट है कि यहाँ से फ्रेश टमाटोज आते हैं और यहाँ पे उनको जो पैकेजिंग होके ड्राई करके पैक करके, ठीक है, उनकी सीलिंग करके पैकेजिंग करके उनको डिस्पैच किया जाता है। ये शू शेप्ड एक लेआउट है, ये पूरा एक प्रोडक्ट का लेआउट है। उसके बाद है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और आपस में इंटरलिंक्ड हैं। प्रोसेस लेआउट वर्क ट्रेवल्स टू डेडिकेटेड प्रोसेस सेंटर्स, ठीक है, प्लांटिंग, ड्रिलिंग, असेंबली, टेस्ट, माइलिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट्स, हाउ सेलेक्ट दीज लेआउट्स। ये प्लांट लेआउट की एक टाइप है जिसे हम प्रोसेस लेआउट कहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास सेलुलर लेआउट होता है। सेलुलर लेआउट भी इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है। इस पे आप देखें लेथे, ड्रिल, मिल इंस्पेक्ट, ड्रिल, मतलब कि ये मुख्तलिफ जो लेआउट्स के स्ट्रक्चर्स हैं, ये लेआउट जो प्रोसेसेस हैं या उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके नाम हैं, ठीक है। यहाँ पे ये काम होना है, अगले में ये काम होना है, अगले में ये काम होना है, पूरा एक लेआउट बनता है। अब देखें नीचे भी कुछ लेआउट बने हुए हैं। अब देखें ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, ये पूरा एक प्रोसेस लेआउट सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लेआउट है कि रिसीविंग स्टोर्स, ये एल, फिर एम, फिर एम से डी में चला गया, एम से जी में आ गया, जी से ए में आ गया, ए से पार्ट स्टोर्स में या फिनिश गुड्स बन गई और फिर ये डिस्पैच कर दी गई, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के लेआउट्स होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट को किन प्रोसेस से गुजार के फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अब उसका हमारे पास सबसे पहला है जी प्रोडक्ट लेआउट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्ट लेआउट जो है आर यूज्ड टू अचीव स्मूथ एंड रैपिड फ्लो ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर थ्रू अ सिस्टम। जब एक लेआउट डिजाइन कर दिया जाता है, लेआउट डिजाइन करने का मकसद ये होता है कि एक स्मूथ और रैपिड जो है फ्लो हो लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है। हर एक को पता है कि मैंने क्या काम करना है, कितनी देर में करना है और मेरा काम आगे जाना है तो अगले बंदे ने काम करना है। तो हर बंदा अपनी तरतीब से काम करता चला जाता है। जाहिर सी बात है जब एक लेआउट बना हो तो किसी एक के काम रुकने से अगला सारा सबका काम रुक जाता है। The work is divided into the work is divided into a series of standardized tasks permitting specialized by both labor and equipment। ये जो वर्क होता है ये स्टैंडर्ड टास्क पर डिवाइड किया जाता है। इसमें अब एक चीज और आती है जिसमें हम कहते हैं क्या नाम उसका, क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ की टर्म शायद आगे यूज भी हो, ठीक है। क्रिटिकल पाथ बेसिकली क्या होता है कि उसमें हमारे पास हर डिपार्टमेंट का लिखा होता है कि इस डिपार्टमेंट में इतने दिन लगेंगे, इसके बाद प्रोडक्ट फ्लांट डिपार्टमेंट में जाएगी, वहाँ पे इतने दिन उसको बनने में लगेंगे, उसके बाद फ्लांट डिपार्टमेंट में जाएगी। यानी कि मैक्सिमम हमारे पास ड्यूरेशन टाइम होता है कि क्रिटिकल पाथ के कितने दिन, कितने दिनों में, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीने, महीने में हमारी प्रोडक्ट कंप्लीट होकर बाहर आ जाएगी। This is standardized task and standardized time. Large volume of handled by the system make it pertinent and necessary to invest in equipment and job design। ठीक हो गया जी कि लार्ज वॉल्यूम जो है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है लार्ज वॉल्यूम
हैंडल करने के लिए ये लेआउट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इनकी इक्विपमेंट और जॉब डिज़ाइन में इन्वेस्ट किया जाता है, इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, मशीनरी में इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि इस लेआउट को प्रॉपर्ली स्मूथली चलाया जा सके। Layout should be arranged to make the best use of technological process abilities to fulfill the requirements of both product and services. जी, लेआउट को अरेंज इसलिए जाता है ताकि जो टेक्नोलॉजी को बेस्ट यूज़ किया जा सके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आगे हम आते हैं डायरेक्टली एडवांटेजेस को, इनको कुछ हाइलाइट कर लेते हैं, ठीक है। जो मैंने पढ़े हैं इतने को तो हाइलाइट करें ना। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट लेआउट। हाई रेट ऑफ आउटपुट, लो यूनिट कास्ट, लेबर स्पेशलाइजेशन। जी, आउटपुट रेट बहुत हाई, यानी कि लेआउट हो तो आउटपुट रेट हाई हो जाता है, यूनिट कास्ट लो हो जाती है, लेबर स्पेशलाइजेशन होती है, लो मटेरियल हैंडलिंग। अल्टीमेटली बात है, देखें, जब लेआउट है हर बंदे को पता है कि मैंने कौन सा काम करना है, उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। स्पेशलाइज हो जाएगा तो जल्दी काम होगा, जल्दी काम होगा तो यूनिट कास्ट रिड्यूस होगी, फिर नुकसान जो चीज़ें खराब होती हैं, ठीक है, वो डिफेक्टिव में स्पॉइल्ड जो है वो रेट जो है वो बहुत कम, डिफेक्टिव स्पॉलेज रेट कम हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग कास्ट लो हो जाएगी, क्योंकि जैसे मटेरियल आया काम बनते चलता जा रहा है, तो मटेरियल को हैंडल करना, मटेरियल को रिटेन रखना वो ज़रूरी नहीं होगा। हाई यूटिलाइजेशन लेबर एंड इक्विपमेंट, एस्टैब्लिश रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, ये वो क्रिटिकल पाथ वाली बात है। डिसएडवांटेज भी क्या रहता है, क्रिएट्स डल रेपिटेटिव जॉब्स। अब ये डल और रेपिटेटिव जॉब्स जो होती हैं, वर्कर्स उससे उकता जाते हैं। पोरली स्किल्ड वर्कर्स में नॉट मेंटेन इक्विपमेंट, और अगर हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं है तो वो इक्विपमेंट को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इफेक्ट होंगी। फेली इनफ्लेक्सिबल टू चेंज इन वॉल्यूम, और नॉर्मली ये जब लेआउट प्रॉपर डिजाइन हो जाता है, हर चीज स्टैंडर्डाइज हो जाती है, तो फिर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता। हाई ससेप्टेबल टू शटडाउन, बंद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते। नीड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उनको साथ-साथ मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स आर इम्प्रैक्टिकल, ठीक है जी। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान जो है वो इसमें फिर इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये कि पता नहीं चलता किसने कितना काम किया, किस लिहाज से काम किया, बस काम होता जा रहा है। ये एक प्रोडक्शन लाइन है, यू शेप्ड है कि एक साइड से एंटर हुआ, दूसरी साइड से बाहर भी निकल गया। मैंने अभी आपको टमाटो का इसके बारे में दिखाया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट ये कुछ ने बनाया हुआ है कि डिपार्टमेंट, 6 डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, हर डिपार्टमेंट का आपस में प्रोसेस, मैंने आपको भी प्रोसेस लेआउट का थोड़ा-सा स्ट्रक्चर दिखाया था। ये देखें, 5 डिपार्टमेंट का आपस में प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली इंटरलिंक्स है कि माइलिंग काम हुआ, फिर ड्रिलिंग होता है वहाँ पे हो, फिर ग्राइंडिंग हो, फिर असेंबली हो, यानी कि हर प्रोडक्ट का मुख्तलिफ लिहाज से काम होता है, तो फिर हर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है जी। अब प्रोसेस लेआउट के एडवांटेजेस की बात करें तो कैन हैंडल अ वैरायटी ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। जी, जब प्रोसेसिंग वैरायटी हो, मुख्तलिफ हो, प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ हों, तो फिर उस लिहाज से प्रोसेस लेआउट जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है। नॉट पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू इक्विपमेंट फेलियर, इक्विपमेंट यूज्ड इज़ लेस कॉस्टली। जो इक्विपमेंट इसमें यूज़ होता है उससे भी लेस कॉस्टली होता है, ठीक है, और इसमें इक्विपमेंट फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पॉसिबल टू यूज़ इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स, हाँ, इसमें इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स की पॉसिबिलिटी होती है। उसकी रीज़न ये है कि जब मुख्तलिफ तरह के काम होंगे, तो कोई किसी डिपार्टमेंट में हो रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो हर एक का पता होगा कि किसने क्या काम किया, कितना किया, किस हद तक किया, और उसको उसका कितना इंसेंटिव मिलेगा। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस लेआउट में आता है, इन प्रोसेस इन्वेंटरी कॉस्ट कैन बी हाई। हाँ जी, इन्वेंटरी कॉस्ट हाई हो सकती है। रूटिंग और शेड्यूलिंग चैलेंजेस आ सकते हैं कि जब ये डिज़ाइन नहीं है प्रॉपर, और कोई बंदा ज़्यादा टाइम लगा दे तो फिर दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन इज लो, इक्विपमेंट कम यूटिलाइज होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स की स्किल ज़्यादा चाहिए होती है। मटेरियल हैंडलिंग स्लो एंड इनएफिशिएंट, मटेरियल हैंडलिंग भी स्लो हो जाती है, इनएफिशिएंट हो जाती है, कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलुलर लेआउट। अच्छा, इनको मैंने हाइलाइट नहीं किया। जी, cellular layout. Cellular production techniques reflect a relatively new concept in manufacturing and have yet found immediate acceptance in Pakistani manufacturing industry as well. जी, ये एक नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है, जो कह लें कि रिसेंटली पाकिस्तान इंडस्ट्री में ये एक्सेप्ट हुई, और पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग ने इनको अडॉप्ट करना शुरू किया। ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ऑप्ट फॉर सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग फ्लो द लीन प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। अब लीन प्रोडक्शन स्ट्रेटजी क्या होती है, इसको देखते हैं। जी,
लीन प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, ये जी लीन प्रोडक्शन स्ट्रेटजी है, हम जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Lean production strategy, also known as lean manufacturing, is business approach focusing on maximizing value from for customers while minimizing waste in production process। जी, हमारी हर लोगों की कोशिश होगी कि इसमें हम वेस्ट को कम से कम करें और जो कस्टमर्स हैं उनकी सैटिस्फैक्शन को, उनकी रिक्वायरमेंट को टॉप पे रखें। देयर आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड एट द मोमेंट, व्हाट सेलुलर प्रोडक्शन इज एंड व्हाट ग्रुप टेक्नोलॉजी इज। सेलुलर प्रोडक्शन क्या होती है, ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है, इसको नीचे पढ़ते हैं, यही काम की बात है। ठीक है। Cellular production क्या है? Layout in which machines are grouped into a cell that can process items that have similar processing requirements। जी, ये जितना भी वो होता है ना, बेसिकली आप समझ लें कि जो ऑटोमेटिक मशीनरी होती है वो इसी पर काम कर रही होती है। कि आप देखें जो ऑटोमेटिक मशीन है साबुन बनाने की, उसमें क्या है कि एक तरफ से साबुन के जो कवरिंग होती है, रैपर्स होते हैं वो, और साथ में जो साबुन का रॉ मटेरियल है वो डाल दिया जाता है। अब उसने ही पहले इसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसकी कटिंग करनी है, फिर उसको साबुन की शेप, जो शेप हमने रखनी है वो शेप देनी है, फिर उसने उसका साइज़ मेज़र करना है, शेप के बाद साइज़ पे काटना है, फिर शेप देनी है, उसके बाद उसको पैक करना है, फिर उस पर प्रिंटिंग होनी है, एक्सपायरी वगैरह या उस पे प्राइस वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग बैच नंबर वगैरह लिखा जाना है और एट द एंड वो कंप्लीट होकर बाहर आ जाना है। यानी आप देखें पूरे का पूरा प्रोसेस एक ही जगह पे हो गया। अब वहाँ पे 2, 4, 5 लोगों को वो सिर्फ मशीनरी को मेंटेन करने के लिए हो गए। ग्रुप टेक्नोलॉजी द ग्रुपिंग इनटू पार्ट फैसिलिटी फैमिलीज ऑफ आइटम्स विद फैमिलियर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक। अभी देखें मल्टीपल ग्रुप टेक्नोलॉजीज को आपस में ग्रुप करके इस चीज़ को फुल अप किया जाता है। Silo production always would represent the layout of machine, while group technology would reflect the collection of items and products which need to same manufacturing requirements। जी, इसके अंदर क्या होता है कि उन प्रोडक्ट्स को जिनकी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट सेम होती हैं उनको बनाया जाता है। अब देखें साबुन की बात की जाए तो मुख्तलिफ डिज़ाइन के साबुन होंगे, फिर उनमें कलरिंग डिफरेंट हो सकती है, उनके जो एसेंस डाला जाता है खुशबू के लिए वो डिफरेंट हो सकती है। तो अब चूँकि बाकी तो उनकी वर्किंग सेम है, तो रॉ मटेरियल और इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करके तो वही चीज़ दोबारा बार-बार बनाई जाती है। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट हमारे पास आ गया कुछ प्राइमरी डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शनल एंड सिलो लेआउट। अम, अब डायमेंशन की बात करें, अब नंबर ऑफ मूव्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स फंक्शनल में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये जो हमने बात की थी पीछे प्रोडक्ट और प्रोसेस, ये दोनों फंक्शनल थे। इसमें ज़्यादा होते हैं, सेलुलर में फ्यू मूव्स होते हैं। ट्रैवल डिस्टेंस फंक्शनल लार्जर होगा, सेलुलर का बिल्कुल शॉर्टर होगा क्योंकि एक ही मशीन है, सारे काम यहीं पे हो रहे हैं। ट्रैवल पाथ फंक्शनल वेरिएबल हो सकता है, सेलुलर में फिक्स होगा, एक ही तरतीब होगी, पाथ होगा। जिस तरह की ऑटोमेटिक कोई मशीनरी है तो उसमें एक जी आप यही बात कर लेंगे जिस तरह, बाकी इसको और सिंपल कर लेते हैं, ये जो प्लांट होता है, ये नान वान लगाया होता है, ठीक है, वहाँ पे तो यही कुछ होता है कि एक दफ़े वो नान पेड़ा बना के डाल देते हैं, ठीक है, रोटी बना के वो पक के तो कंप्लीट होके बाहर आ जाती है। अच्छा, जॉब वेटिंग टाइम फंक्शन में ग्रेटर है, सेलुलर में शॉर्टर है। तो थ्रू टाइम हायर लोअर अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोसेस फंक्शन में हायर होगा, सेलुलर में बहुत लो होगा। सुपरविजन डिफिकल्टी फंक्शन में सुपरविजन डिफिकल्टी हाई होती है, सेलुलर में लो होती है। चंद लोग इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। शेड्यूलिंग कम्प्लेक्सिटी भी इसमें लो होती है और इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, हाँ इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा इसमें यूटिलाइज होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया फैसिलिटीज लेआउट में क्या कुछ आता है वही अक्रॉस हमारे पास क्या चीज़ चाहिए होती हैं। हमें वेयर हाउस चाहिए ताकि लेआउट को स्टोरेज किया जा सके। उसमें रिटेल लेआउट, ऑफिस लेआउट्स, हाँ उसमें आपका ये दूसरे लेआउट्स हैं कि यानी कि आप स्टोर किस तरह करेंगे, वेयर हाउस आप किस तरतीब से होगा, जैसे शेयर कैसे करेंगे, ऑफिस का लेआउट क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लेआउट डिसीजन। लेआउट डिसीजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो उसमें 3 नंबर आते हैं। लेआउट डिसीजंस रिक्वायर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर मनी एंड एफर्ट। ठीक है, लेआउट डिसीजंस जो हैं मनी और एफर्ट रिक्वायर करते हैं। लेआउट डिसीजंस इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। लेआउट डिसीजंस जो हैं उनमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। लेआउट डिसीजंस हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस। जी, लेआउट डिसीजंस हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस। कि ये जो शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस होते हैं उनमें कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बड़ी ईज़िली मैनेज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सम ऑफ द कॉमन रीजंस फेस्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्लूड इनएफिशिएंट ऑपरेशंस।
ठीक है। ये कुछ लेआउट डिसीज में जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती हैं कि उनके ऑपरेशन इनएफिशिएंट हैं, एक्सीडेंट्स और सेफ्टी हैजर्ड्स, चेंज इन डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये वो हर्डल्स हैं जो कि फेस की जाती है लेआउट्स में। अगर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज के डिज़ाइन को चेंज करते हैं, नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा सेटअप नया इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर हमारे पास आ जाएगा design, product layout, line balancing. Line balancing is the process of assigning tasks to workstations in such a way that the workstations have approximately equal time requirement. Line balancing क्या है? Is the process of assigning tasks to workstations. क्या है कि टास्क असाइन होता है वर्कस्टेशंस को इन सच अ वे दैट द वर्कस्टेशंस हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टाइम रिक्वायरमेंट। वर्कस्टेशंस वो हैं कि जहाँ पे जो छोटे-छोटे ट्रैक बनाए होते हैं कि एक पूरा यानी कि आप इसको डिपार्टमेंट वाइज़ ले लें कि एक डिपार्टमेंट एक वर्क स्टेशन होता है, वहाँ पे जितना काम होना है वो होना है और फिर अगले वर्क स्टेशन पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है? इसको वर्क स्टेशन कहते हैं और लाइन बैलेंसिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया साइकिल टाइम। साइकिल टाइम इज़ द मैक्सिमम टाइम अलाउड टू ईच वर्क स्टेशन टू कंप्लीट इट्स सेट ऑफ टास्क ऑन अ यूनिट। जी, एक वर्क स्टेशन के अंदर जितना भी टाइम लगता है किसी एक प्रोडक्ट को कंप्लीट होने के लिए उसको साइकिल टाइम कहते हैं। इसका फ़ॉर्मूला होता है जी ओटी ओवर डी। ओटी क्या है? CT cycle time and D represent the design output that can calculate the cycle time as OT में हाँ आउटपुट कैपेसिटी जी जी OC ऑपरेटिंग टाइम ओवर डिजायर्ड आउटपुट ऑपरेटिंग टाइम ओवर डिजायर्ड आउटपुट ये हमारा साइकिल टाइम आ गया। नीचे आता है जी आउटपुट कैपेसिटी इक्वल है जी ऑपरेटिंग टाइम ओवर साइकिल टाइम। ऑपरेटिंग टाइम को साइकिल टाइम डिवाइड करें तो हमारे पास आउटपुट कैपेसिटी आ जाती है। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर है डी है, ये डिजायर्ड आउटपुट या आउटपुट कैपेसिटी एक ही बात है। इनकी जगह चेंज करें तो हमारा नीचे वाला फार्मूला बन जाता है। नेक्स्ट है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कस्टेशन रिक्वायर्ड। The organization working, especially service organization side, often design their work facilities in a way that they can increase their capacity output by increasing number of work sessions। जी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से डिजाइन होती है कि अगर वो उनकी कैपेसिटी उनको ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो वो अपने वर्क सेशंस को इंक्रीज कर लेते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को इंक्रीज कर लेते हैं, इस तरह सेटअप को इंक्रीज करके अपना काम कंप्लीट करते हैं। अब आ गया प्रोसीजर डिजाइन कि किस तरह से किसी प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है। टूल यूज टू बैलेंसिंग द डिस्प्ले एलिमेंटल टास्क एंड सीक्वेंस रिक्वायरमेंट्स। खैर इसको मैं जब आपको पढ़ाऊंगा क्रिटिकल पाथ उसमें इंशाल्लाह इसको क्लियर समझाऊंगा। हमारे पास आता है लाइन बैलेंसिंग रूल्स। लाइन बैलेंसिंग क्या होता है? असाइन टास्क इन ऑर्डर टू मोस्ट फॉलोइंग टास्क। जी, लाइन बैलेंसिंग एक लाइन एक तरतीब को कहते हैं जिसमें टास्क असाइन किए जाते हैं। किस तरह काउंट द नंबर ऑफ टास्क दैट फॉलो। हम कौन से टास्क कितने टास्क हैं और किस तरह से हम उनको कैलकुलेट करते हैं और फॉलो करते हैं। पोजिशनल वेट इज द सम ऑफ ईच टास्क टाइम एंड टाइम फॉर ऑल फॉलोइंग टास्क। हर टास्क को कितना टाइम लगेगा और कंप्लीट ऑल टास्क को कितना टाइम लगता है, ये सारा लाइन बैलेंसिंग कहलाता है। इसको जब हम डिजाइन करते हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और वर्क फ्लोज, डिस्टेंस बिटवीन लोकेशंस। जी, डिपार्टमेंट लाइंस क्या होगी, वर्क फ्लोज, प्रोजेक्शन और डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन। अगर उनकी लोकेशन डिफरेंट है तो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। अमाउंट ऑफ मनी टू बी इन्वेस्टेड, कितना पैसा इन्वेस्ट होगा। लिस्ट ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन, लोकेशन ऑफ की यूटिलिटीज। ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर आपकी प्रोडक्शन मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है एक ही चीज़ की, तो फिर उनके दरमियान मुख्तलिफ वर्क स्टेशन आपने बनाए हुए हैं, उनके दरमियान कितना डिफरेंस है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, कितने कहाँ-कहाँ लोकेशन है, कितना-कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा होती हैं लाइन बैलेंसिंग का। जी, नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 21 है डिज़ाइन ऑफ वर्क स्टेशन। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।